दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की इस समय की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में, जिसमें 400 किलोमीटर रेंज वाली विध्वंसक मिसाइल रूस भारत को देने जा रहा है। साउथ कोरिया की तरफ से दिया गया इंजन को लेकर बड़ा ऑफर और मालदीव के अंदर जयशंकर की एंट्री, इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं साउथ कोरिया से निकल कर आ रही खबर से। दरअसल दोस्तों, दक्षिण कोरिया की प्रमुख रक्षा कंपनी हानवा एरोस्पेस ने एक नए जेट इंजन के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स को आमंत्रित किया है। यह इंजन नए KF-21 ब्लॉक 3 फाइटर जेट को शक्ति देने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका थ्रस्ट 106 से 115 किलो न्यूटन के आसपास होगा। जैसा कि कंपनी के अध्ययन में बताया गया है, हानवा एरोस्पेस के एडवांस एरो इंजन बिजनेस यूनिट के प्रमुख वोन वू किम ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 50-50 पार्टनरशिप की इच्छा जताई है। इस इंजन का थ्रस्ट भारत के 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम की आवश्यकताओं के करीब है। वहीं पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रस्तावित इंजन का आकार F414 इंजन के समान होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में KF-21 ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड और एमका मार्क 1 वेरिएंट के लिए निर्धारित है। इससे विकास और उत्पादन की प्रक्रियाओं में आसानी हो सकती है। हालांकि दोस्तों, इस इंजन डील के लिए भारत और साउथ कोरिया के बीच में कोई बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का ऑफर इस समय निकाला है साउथ कोरिया ने, एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें दोनों देश मिलकर फाइटर जेट इंजन को लेकर जो समस्या आ रही है उसको हल कर सकते हैं। F414 इंजन की डिलीवरी में इन फ्यूचर हमें डिले भी हो सकता है, जो कि एमका फाइटर जेट की शुरुआती स्क्वाड्रन में लगने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो भारत ने तेजस मार्क 1A के लिए 99 इंजन की डील अमेरिका से कर रखी है, उस इंजन की डिलीवरी भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। इसीलिए साउथ कोरिया को अपने KF-21 ब्लॉक 3 के लिए जहां इंजन की जरूरत है, तो वहीं भारत को अपने एमका के फाइटर जेट के लिए भी नए इंजन की जरूरत है। ऐसे में क्या भारत को साउथ कोरिया के साथ मिलकर 50-50% पार्टनरशिप के तहत इस इंजन का विकास करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि भारत को किसी और फॉरेन पार्टनर को ढूंढना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम भारतीय नौसेना द्वारा उठाया गया है। दरअसल भारत ने अपने युद्धपोतों में समुद्री आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक शामिल किया है। यह परीक्षण उड़ीसा के तट पर बंगाल की खाड़ी में किए गए थे और इसमें भारत की रक्षा क्षमताओं में एक नया युग शुरू हुआ है। खासकर ये चीन के DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल जैसे उन्नत खतरों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। चीन का DF-21D, जिसे दुनिया की पहली एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है, उसने समुद्री युद्ध की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। ये लंबी दूरी से एयरक्राफ्ट कैरियर और बड़े समुद्री जहाजों को निशाना बना सकता है। भारत की ओर से एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों का विकास और एकीकरण इस तरह के खतरों का सामना करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन मिसाइल सिस्टम की खासियत यह है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में पहचान, ट्रैक और नष्ट कर सकते हैं। ये विशेष रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे उच्च मूल्य वाली संपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो भारत की शक्ति और समुद्री प्रभाव के लिए बेहद जरूरी है। इन इंटरसेप्टर मिसाइलों को युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर्स में शामिल करने से संचालन और लचीलापन बढ़ता है। युद्धपोत अपने बचाव की स्थिति को बदल सकते हैं और कैरियर समूह के चारों ओर सुरक्षा की परत बनाए रख सकते हैं। इससे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अलग अलग खतरों के मुकाबले में मजबूती मिलती है। ये मिसाइल सिस्टम भारत की नौसेना की रक्षा संरचना में एक महत्वपूर्ण परत जोड़ते हैं। मौजूदा सतह से हवा में मिसाइल सिस्टम और क्लोज इन वेपन सिस्टम के साथ मिलकर यह एक मल्टीपल डिफेंस नेटवर्क बनाते हैं। ये तरीका संभावित खतरे को नष्ट करने की संभावना को काफी बढ़ा देता है। समुद्री आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग भारत की समुद्री रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। इससे ये साफ होता है कि भारत समुद्री सुरक्षा के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण अपनाए हुए है और उभरते खतरों को पहले से ही पहचानने और नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये न केवल संभावित दुश्मनों को रोकता है, बल्कि सहयोगी देशों को भी भारत की सुरक्षा और स्थिरता के प्रति
वचनबद्धता का भरोसा देता है। दोस्तों, भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के साथ ये उन्नत मिसाइल रक्षा सिस्टम अन्य समुद्री बलों में भी शामिल किए जाएंगे। निरंतर तकनीकी सुधार, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में प्रगति भारत की रक्षा को और भी मजबूत बनाएंगे। जिस तरह से लगातार समुद्री ताकत को चीन अपनी बढ़ा रहा है, ये भारत के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि भारत भी अपनी नौसेना में अत्याधुनिक हथियारों को शामिल करे। वहीं पर अब इस और भारत कदम बढ़ा रहा है, जिसके तहत ये सिस्टम भारत की काफी मदद करने वाला है। इस कमाल की तकनीक के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारतीय वैज्ञानिकों के लिए लिखना ना भूलिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों रूस और भारत को लेकर सामने आ रही है। इस खबर के ऊपर हमने एक हफ्ते पहले आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत को S-400 में लगने वाली मिसाइल जल्दी मिलने वाली है और अब इसको लेकर कंफर्म रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके तहत रूस भारत को 400 किलोमीटर लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने जा रहा है। ये सौदा भारतीय प्रधानमंत्री की हाल ही में मॉस्को की यात्रा के बाद हुआ है। ये नई मिसाइलें भारत को खास तौर पर पाकिस्तान के मुकाबले एक बड़ा फायदा देगी। ये मिसाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जो 40N6 इंटरसेप्टर मिसाइल से लैस है। दोस्तों, ये सिस्टम तेज और निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई लक्ष्य को भी नष्ट कर सकता है। भारत के अवैक्स जैसे शुरुआती चेतावनी विमान के साथ मिलकर ये सिस्टम एक मजबूत सुरक्षा ढाल तैयार करता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि S-400 और 40N6 मिसाइल का संयोजन भारत के Su-30 और राफेल जैसे फाइटर विमानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के F-16 और चीन से खरीदे जाने वाले FC-31 विमानों को प्रभावी तरीके से नष्ट कर सकता है। 40N6 मिसाइल की खासियत यह है कि ये बहुत ऊंचाई से लक्ष्य को पहले ही निशाना बनाकर तेजी से नीचे आती है, जिससे ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के खिलाफ बहुत प्रभावी होते हैं। 40N6 मिसाइल की रेंज 380 किलोमीटर तक है, जो एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है। इस अधिग्रहण से भारत के एयर डिफेंस क्षमताओं को और मजबूत किया जाएगा और क्षेत्र में एक मजबूत सैन्य स्थिति बनाए रखी जाएगी। वहीं इसी को लेकर खबर आ रही है कि साल के अंत में इसकी डिलीवरी भारत को मिलना अब स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें, इस मिसाइल में देरी का सामना भारत को करना पड़ रहा था, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध और कोविड-19 की वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग तेजी से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में इस मिसाइल को लेकर मुद्दा उठाया, तो अब रूस की तरफ से इस मिसाइल की डिलीवरी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं ये भारत की डिफेंस क्षमता में एक काफी बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। रूस ने ये भी ऐलान किया है कि आने वाले 2 से 3 सालों में 1000 से ज्यादा की संख्या में इस डेडलीस्ट मिसाइल को उनके द्वारा बनाया जाएगा। साथ ही उनकी भारी मात्रा में सप्लाई भारत को भी की जाएगी। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि भारत और मालदीव के रिलेशन को लेकर सामने आ रही है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भारत और मालदीव के रिलेशन वापस पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों तरफ से काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई हमें दिखाई दी है। वहीं पर अब खबर सामने आ रही है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार से यानी आज से 3 दिनों के लिए मालदीव का दौरा करेंगे। ये दिल्ली से मालदीव की नई सरकार के साथ पहला उच्च स्तरीय दौरा है, जो राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू के कार्यभार संभालने के बाद हो रहा है। माइजू ने लगभग 9 महीने पहले पदभार संभाला था और उनके चीन के प्रति झुकाव के चलते भारत मालदीव संबंधों में तनाव आया है। माइजू ने जून में भारत का दौरा किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 से 11 अगस्त तक मालदीव का आधिकारिक दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि ये यात्रा राष्ट्रपति माइजू के भारत दौरे के बाद हो रही है। जयशंकर ने पहले जनवरी 2023 में मालदीव का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि मालदीव भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। वहीं हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच की करीबी साझेदारी को और मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाना है। आपको बता दें कि मोहम्मद माइजू ने कार्यभार संभालने के बाद भारत मालदीव संबंधों में तनाव देखा गया। शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद माइजू ने भारतीय सैनिकों को वापसी की मांग की थी, जिसके बाद भारतीय सैनिकों की जगह नागरिकों ने ले ली थी। मालदीव भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत के महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसियों में से एक है और पिछली सरकार के दौरान रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में संबंध मजबूत हुए थे। बहरहाल इस दौरे से कोई नई अपडेट निकलकर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।